वेलकम एवरीवन। आपके लिए कंटिन्यू सीरीज शुरू हो चुकी है। क्लास 6 की एनसीईआरटी की विज्ञान चल रही है जिसका नाम है जिज्ञासा। तो उसी जिज्ञासा में पहले और दूसरे चैप्टर की वीडियो आपके सामने पहले ही आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो जाएं और उस वीडियो को भी देख लें जहां से आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर क्लियर होने वाले हैं। तो करते हैं चैप्टर 3 की शुरुआत। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, यानी सही मात्रा में कितना आहार कौन सा और कैसा लेना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे आज इस चैप्टर में। तो ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक सुभाषित है, को अरुक हित भुक मित भुक ऋतु भुक। कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? तो इसका जवाब है वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है वही निरोगी है। निरोगी का मतलब हुआ कि बिना रोग का, उसे कोई किसी तरह का रोग नहीं है, बीमारी नहीं है। चलिए, मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार, अन्नेन जातानि जीवंति। पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है। यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं, आहार के बारे में जानते हैं। आपके सामने चित्र के माध्यम से दिखाया हुआ है मेदू और मिष्टी को। ये मेदू है और ये मिष्टी है और इनके सामने आज का विचार लिखा हुआ है। हम क्या खाते हैं? सबसे पहले हम क्या खाते हैं। क्रियाकलाप 1, यानी आपके लिए यह करने के लिए, हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम तालिका में लिखिए। एक तालिका दिखाई हुई है 3.1। तो इस तालिका में आप इनके नाम लिख सकते हैं। सोमवार में कौन सा खाद्य पदार्थ खाया आपने, मंगलवार में, बुधवार में और गुरुवार में, शुक्रवार, शनिवार और रविवार में। उसके बाद में इस तालिका में जो भी आपने खाद्य पदार्थों के नाम लिखे हैं उनकी जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है कि आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद भी अलग अलग हो जाती है। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए, यानी आपस में कंपेयर कीजिए, आप भी और आपके मित्र भी। फ्रेंड्स या क्लासमेट्स भी कह देते हैं। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता, कौन कौन सी सिमिलरिटी है और कौन कौन से डिफरेंस यानी अंतर हैं। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक में अंकित कर लें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपको और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है, यानी विविधता की बात अभी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। सोमवार में हो सकता है आपका जो कोई मित्र है नाश्ता में दूध के साथ कुछ ब्रेड वगैरह लेता हो, टोस्ट लेता हो, आप नाश्ता में कुछ और लेते हो, आप लंच में कुछ और लेते हो, खाने में आपका मित्र कुछ और लेता हो। तो इन्हीं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में जो विविधता पाई जाती है उसके बारे में आगे देखेंगे। और आप भी एक बार सोच कर देखिए कि विभिन्न राज्यों में आपके देश के क्या क्या विविधता है। तो विभिन्न क्षेत्रों के आहार सेकंड क्रियाकलाप है इस चैप्टर का। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपको विद्यालय की जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, वहां से पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं मोबाइल के थ्रू, अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से भी बातचीत कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी भी इकट्ठा करें और उसे अगली तालिका है उसमें भर लेंगे। जैसे तालिका आपके सामने है, कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ हैं जो वहां के सभी लोगों को पसंद आते हैं, उनके द्वारा खाए जाते हैं। तो आपको एक जनरल नॉलेज की चीज और सीखने को मिली कि पंजाब में स्थानीय स्तर पर
उगाई जाने वाली वहां की फसलें क्या हैं? मक्का, गेहूं, चना और दालें। वहीं खाए जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थ क्या हैं? पंजाब में मक्के की रोटी पसंद की जाती है सरसों के साग के साथ। छोले भटूरे पंजाब के हैं फेमस। पराठा, हलवा और खीर भी पंजाब में बहुत पसंद की जाती है। पेय पदार्थों में जो पिए जाते हैं, लस्सी, छाछ, दूध और चाय पंजाब में पी जाती है वहां के लोगों द्वारा। आगे है कर्नाटक। कर्नाटक में जो वहां फसल उगाई जाती है, मुख्य रूप से चावल, रागी, उड़द और नारियल, ये फसलें उगाई जाती हैं। और खाए जाने वाले जो पदार्थ हैं वहां पर कर्नाटक में इडली, डोसा, सांबर, आपने भी बहुत खाई होगी, आप चाहे रहने वाले किसी भी क्षेत्र के हैं, और वहां पर ये बहुतायत मात्रा में खाए जाते हैं। नारियल चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या, रसम और चावल, ये वहां की मुख्य खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। पेय पदार्थों में वहां छाछ, कॉफी और चाय आती है। आगे है मणिपुर। मणिपुर में जो फसलें उगाई जाती हैं, मुख्य रूप से चावल, बांस और सोयाबीन की। खाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, चावल, इरोम्बा, चटनी, चटनी होती है एक तरह की इरोम्बा, पूती, पूती का मतलब पीली मटर और हरे प्याज की एक तरी होती है, एक सिंगजू और एक कांगसोई, ये मणिपुर की खाए जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थ हैं। और बिना दूध की चाय पी जाती है मणिपुर के अंदर। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्य की जगह पर अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं, और वहां पर आपके यहाँ पर क्या फसल उगाई जा रही है, अपने माता पिता से आप एक बार चर्चा करें इस विषय पर। और आपके यहाँ खाए जाने वाले जो मुख्य पदार्थ हैं उनके बारे में बताएं, और पेय में क्या क्या पिया जाता है। इससे पता चलेगा कि आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं और आपके यहाँ क्या क्या पसंद किया जा रहा है। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों? तालिका 3.2 में जो जानकारी दी गई है उनका विश्लेषण कीजिए, यानी उनके बारे में डीपली पता लगाइए और सोचिए, क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएं। आप पाएंगे कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में ही, यानी एक ही राज्य में खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा, क्या किया होगा, किसी राज्य का पारंपरिक आहार जो होता है वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है, यानी कि जो फसलें उस क्षेत्र में उगाई जा रही हैं उन्हीं से ही तो वहां का खाना बनेगा। ऐसा थोड़ी है फसलें तो उगा रहे हैं कुछ अलग प्रकार की और खाना आ रहा है दूसरे प्रदेश से, तो ऐसा थोड़ी संभव होता है। वो फसलें ही वो उगाते हैं जो वहां पर खाना खाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो सबको पता है, जहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु, यानी मिट्टी और वहाँ का जो जलवायु है वो अलग अलग प्रकार की है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपरा के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। आप इन एक्टिविटी से बोर तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है आपको खुद करने के लिए हर काम को प्रेरित करेंगी, और आज जिससे कि आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे, क्योंकि स्वयं जो काम करके सीखा जा सकता है वो सुनकर नहीं सीखा जा सकता। तो ये एक्टिविटी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, तो इनसे बोर ना हो, ये आपके बेनिफिट के लिए ही दी गई है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें। पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें। इसी प्रकार आने वाली समय में ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां कैसे परिवर्तित हुई, आपने सीखा विभिन्न राज्यों में खान पान की जो आदतें होती हैं वो अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियां भी एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न है। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की जो पद्धतियां हैं, तरीके हैं, उनमें बदलाव आया है कुछ? तो आगे उसी पर देखते हैं। अपने वयोवृद्ध जनों से, इट मीन्स अपने बाबा जी, दादी जी, अंकल जी, पापा जी,
और कोई वृद्ध जन है जो बहुत जिन्हें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में उनसे जानकारी एकत्र कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनके पास बैठ सकते हैं। नमूना आपके सामने है, किस प्रकार का खाना आप सभी अभी भी खाते हैं, क्या नया खाने लगे हैं। पूछ सकते हैं कि आप पहले क्या खाते थे, अब जो खाना आपको मिल रहा है इसमें क्या परिवर्तन लग रहा है आपको। पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की तकनीक जो पद्धति है वो किस प्रकार परिवर्तित यानी बदल गई है। खान पान संबंधी ये बदलाव क्यों करने पड़े हैं, किस कारण से हुए। इसी प्रकार के आप प्रश्न कर सकते हैं अपने वयोवृद्ध जनों से, और वहां से आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। उन पर फिर विश्लेषण करना है। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार यानी उनका एक इंटरव्यू भी ले सकते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। पहले क्या होता था, पहले एक पारंपरिक चूल्हा होता था, ईंधन लकड़ी का या गोबर से उपले या कंडे बनाए जाते थे, तो उससे तैयार होता था खाना। अब क्या हो गया, आधुनिक चूल्हा आ गया है, गैस का चूल्हा जिस पर खाना तैयार किया जाता है। आगे है सिलबट्टा। सिलबट्टे पर पहले मसाले पीसे जाते थे, और अब इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर आ गया है जिस पर हमें बहुत ही जल्दी ये जो सामान है, मसाले हैं, वो सब पिसे हुए आसानी से मिल जाते हैं। तो पाक पद्धति यानी भोजन पकाने की जो तकनीक है उनमें भी बदलाव आया है। पाक पद्धति का मतलब ये है। आगे है आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कार जो थे, आपने साक्षात्कार लिए होंगे अपने वयोवृद्ध जनों से, तो उनसे आपको क्या पता चला। भोजन पकाने की पद्धति जिन्हें पाक पद्धति कहते हैं, समय के साथ क्या हो गई है, वो बदल गई हैं। और क्या बदलाव आया है उनमें, पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पारंपरिक मीन्स पहले जो चलती थी, और आधुनिक मीन्स अब बदलाव आने के बाद में जो उनमें परिवर्तन हुआ है। तो अंतर कितना आया, उसमें बहुत अंतर आया होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक जो चूल्हे होते थे, अभी चित्र के माध्यम से आपने देखा, उनका उपयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। सरकार भी इसमें मदद करती है, उज्ज्वला योजना नाम से योजना भी चला रखी है। आपके प्रदेश में और अलग से कोई योजना है तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यानी विद्युत से चलने वाली एक पिसाई मशीन होती है, ये ग्राइंडर, तो इससे हम काम चलाते हैं। विद्युत मीन्स बिजली से। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का भी पता लगा सकते हैं आप। समय के साथ साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए, इन परिवर्तनों के कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। भोजन के अब आते हैं घटक क्या क्या हैं। उससे पहले मेदू और मिष्टी जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट लिए थे इन्होंने, उन्हीं मेदू और मिष्टी ने अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव को वो देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। इट मीन्स क्या खाओगे, स्वस्थ आहार खाओगे तो आप स्वस्थ ही रहोगे। तो यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से दिखाया है, इधर राजस्थानी आहार, इधर गुजराती आहार, यहाँ असम में के रहने वाले लोगों का आहार है, और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स खा रहे हैं। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है, तो भिन्न भिन्न स्टॉल लगाए गए हैं सभी के लिए। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता हैं, विद्यार्थियों को बताती हैं कि स्वास्थ्य ही परम धन है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का क्या अभिप्राय है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो क्या होता है, थक जाते हैं, थके थके से महसूस करते हैं, और ऊर्जावान भी हम कम महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल हमारे अंदर बहुत कम हो गया है। आप एक मैराथन जो धावक है दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? क्यों पीता है? मैराथन धावक की बात हो रही है जो
दौड़ लगाने वाले स्टूडेंट हों या बड़े हों, दौड़ के समय या उसके बाद में क्या होता है, ग्लूकोज वाला पानी पीते हैं। क्यों पीते होंगे, सोचकर बताएं। क्योंकि उससे तुरंत ही एनर्जी लेवल हमारे अंदर बढ़ जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, शरीर की ऊर्जा को तुरंत हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम ऊर्जावान हो गए हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू और शकरकंद की भाजी, अनेक फल हो सकते हैं, केला, अनानास, आम में, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, शरीर को तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करना, ये कार्बोहाइड्रेट का काम है। कुछ साइड में आपके पदार्थ दिखाए हुए हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी जो होती है वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिससे आपके यहाँ चाय बनती होगी। और चाय नहीं बनती है तो दूध वगैरह में जो डालते हैं मीठा करने के लिए, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? लड्डू क्या होता है, उसमें मुख्य रूप से बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी या गोंद, अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वसा। तो ये स्टूडेंट है, मेदू था, मेदू ही नाम मान लो इसका भी। हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था, घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए सर्दियों में क्या होता है, लड्डू खाना पसंद करते हैं सभी। क्या आपको भी लड्डू पसंद आते हैं? आते हैं तो बताते रहे हमें बीच बीच में कमेंट बॉक्स में। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित, यानी पादप मीन्स पौधों से मिल सकते हैं वसा के जो स्रोत हैं, या जंतुओं से भी मिलते हैं। वसा को हम पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं, जैसे मूंगफली है, अखरोट है, बादाम है, मेवे है, कद्दू है, सूरजमुखी है, सरसों का बीज, ये सब क्या है, वसा के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं, इनसे वसा मिलती है। आपके सामने चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है वसा के बारे में। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा देते हैं, इस कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन। तो ऊर्जा प्रदायी भोजन की बात करेंगे तो कौन कौन से याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसे आप अंडरलाइन करके अपने पास रख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित भोजन है, यानी जो इकट्ठा रहता है ऊर्जा के रूप में, ये वसा है। ध्रुव पर पाया जाने वाला भालू का आपके सामने चित्र है। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ध्रुवीय भालू जो होता है, इसकी त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा इकट्ठी होती है। जो इसकी स्किन होती है, इसमें वसा एकत्रित रहती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करती है। इट मीन्स इसे यहाँ पर ऊर्जा जो मिलती रहेगी वो इसकी स्किन में, इसकी त्वचा में जो वसा इकट्ठी है, संग्रहित है, वहां से मिलती रहेगी। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि, यानी शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। यानी कि जब जाड़ों में ये लंबी नींद में चले जाते हैं तो क्या होता है, इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्हें एनर्जी उसी से ही मिलती रहती है जो इनकी त्वचा के अंदर वसा एकत्रित है। आगे आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पाद, दालें और प्रोटीन, यानी दुग्ध उत्पाद हो या दालें हो, वो प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने गए। यानी दालों से और दूध से प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियों को बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त कर लेते हैं। प्रोटीन के जो पादप स्रोत हैं, यानी पौधे जो हैं प्रोटीन देने वाले, दाल से प्रोटीन मिलती है, फलियों से प्रोटीन मिलती है, मटर और मेवे से भी प्रोटीन मिलती है। आपके सामने अभी चित्र आने वाला है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। प्रोटीन के कुछ जंतु
स्रोत यानी जंतुओं से जो प्रोटीन मिलती है, जैसे दूध मिलती है, पनीर मिलता है, ये जंतुओं से ही तो मिलते हैं दूध और पनीर। अंडा, मछली और मांस ये भी प्रोटीन के ही स्रोत हैं। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में, यानी कहीं बॉडी में टूट फूट होती है तो उसमें भी क्या करता है, प्रोटीन ही मदद करता है। आपके शरीर का जो वृद्धि हो रही है, बढ़ रही हो, विकास हो रहा है, इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन का ही रोल होता है। इसी कारण शरीर वर्धक भोजन भी प्रोटीन को कहा जाता है। तो प्रोटीन क्या किस काम में आ रहा है, वृद्धि और विकास में, साथ में हमारे शरीर में जो भी टूट फूट है उसकी मरम्मत करने में। आपके सामने चित्र माध्यम से दिखाया गया है कि पादप स्रोत ये हैं, पौधों से जो मिलती है हमें प्रोटीन, और जंतुओं से जो मिलती है प्रोटीन, उसके स्रोत सामने दिख रहे हैं आपको चित्र के माध्यम से। अपने बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो आपके दैनिक आहार का भाग है? अगर इनमें से कोई आपके दैनिक आहार में है तो हमें बता सकते हैं। आप जैसे जैसे वीडियो में जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आने वाले टाइम में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, और एकेडमिक जो आपका परीक्षा है, जैसे कक्षा 6 है तो 6 के लिए बहुत ही आवश्यक है और जरूरी है। क्या आपने कभी छत्रक यानी मशरूम देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरे में और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ये मशरूम जो होती है, आजकल मशरूम की खेती भी की जाती है, तो ये प्रोटीन मिलती है मशरूम से और बहुत पसंद भी की जाती है। अगर आपने खाई है तो बताएं। आपको क्या लगता है कि हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक आहार में फल, साग, सब्जी, पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई ये फल, साग, सब्जी, हरी सब्जी खाओ, और जो आपके पास में आइटम है जो फैट बढ़ाते हैं हमारी या स्पाइसी होते हैं, उनके लिए मना किया जाता है। तो क्या कारण हो सकता है उसका? आइए दो अध्ययन पढ़ते हैं और अपने खाद्य पदार्थों में जो घटक हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला एक आपके सामने रिपोर्ट है। क्या है इसमें? पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक क्या होते थे, नाव चलाने वाले जो होते हैं, अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। यानी उनके मसूड़ों में रक्त निकलने लगता था और मसूड़ों में सूजन भी हो जाती थी। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के एक चिकित्सक थे, जेम्स लिंड। इन्होंने देखा कि जिन नाविकों में नींबू और संतरों का सेवन किया वे इस रोग से मुक्त हो गए, और मसूड़ों में रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। तो आपको एक जनरल नॉलेज का और क्वेश्चन मिल गया कि मसूड़ों से रक्त आना या सूजन होना कौन सा जो रोग है उसका कारण है? स्कर्वी का कारण है। और इसका इलाज क्या है? नींबू। नींबू से ये, अगर भरपूर मात्रा में नींबू खाए जाते हैं तो ये रोग नहीं होता है। आगे है, इस अध्ययन को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग ठीक कैसे हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, और इस रोग को दूर करने में भी सहायता करता है। अगला अध्ययन है नंबर 2, इसके बारे में पढ़ें। 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र के भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण बहुत ज्यादा थे। गर्दन के अगले भाग में सूजन जो होती है, ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप, इसे घेंगा रोग का नाम भी दिया गया। हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में, तो ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे। उस मिट्टी में क्या हो गई? आयोडीन की कमी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन जल में आयोडीन की कमी हो गई, और भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, और जिसे फिर आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आपने जो नमक खाया, इसमें क्या होता है? आयोडीन। और ये आपके दैनिक जीवन में, दैनिक खाद्य पदार्थों में शामिल किया जाता है नमक, जिससे कि आप इस रोग से भी बचे रहें और आपको क्या रहे, एक स्वाद भी बना रहे अपने आहार में, अपने भोजन में।
यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा। आपने नमक के पैकेट पर भी देखा होगा आयोडीन युक्त नमक। इसका क्या अर्थ है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही होता है जिसमें वांछित मात्रा में यानी जिस मात्रा में है हमें आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। अब आते हैं आयोडीन की खेती। आयोडीन जो होता है उसकी खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण में या गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में भी रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। क्या होता है? समुद्र का पानी सुखा लिया जाता है क्योंकि समुद्र में नमक यानी आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में जो नमक होता है वो वहीं पर जमीन पर ही रह जाता है और पानी ऊपर उड़ जाता है और फिर उस नमक को क्या करते हैं? साफ सफाई करने के बाद में आपके खाने के लिए तैयार किया जाता है। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? चलिए कुछ एक क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए एक चित्र 3.5 है, उसमें आप देखेंगे विटामिन और खनिज के अन्य स्रोतों का पता लगाएंगे। साथ ही खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी देखेंगे। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत करके पता लगाइए क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। अब चित्र को अभी दिखाने वाला हूं मैं आपको। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सहसंबंधित कीजिए, यानी कि वो कौन सा आहार ले रहे हैं और कौन सा नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से उनमें पोषण की कमी होने की वजह से रोग या विकार पैदा हो गया है। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक जो परिवर्तन करने चाहिए आप अपने टीचर्स की हेल्प से बता सकते हैं। सबसे पहले कौन सा खाद्य पदार्थ कहाँ पाया जाता है? जैसे विटामिन ए है, इसका कार्य क्या होता है? आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये मिलेगा कहाँ से? पपीता, गाजर, आम और दूध। आपको डेली अपने आहार में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करना है जिससे कि आंखों और त्वचा संबंधित बीमारियों से बचे रहें। दृष्टि का ह्रास या क्षति होती है, यानी कि देखने की जो नजर है वो कमजोर हो जाती है, कभी दूर वाली कभी नजदीक वाली कभी दोनों ही, अगर विटामिन ए भरपूर मात्रा में नहीं लिया जा रहा तो। लक्षण क्या है? पता कैसे चलेगा कि विटामिन ए की कमी हो गई है? दुर्बल दृष्टि यानी देखने की जो क्षमता है वो कम होना, चाहे दूर की हो या नजदीक की या दोनों। अंधेरे यानी रात में कम दिखाई देना, इसे रतौंधी कहते हैं। कभी कभी पूर्ण रूप से दिखना भी बंद हो जाता है अगर विटामिन ए नहीं लिया तो इसलिए विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेते रहें। आगे है विटामिन बी1, हृदय को स्वस्थ रखता है, हमारा जो हार्ट है इसे हेल्दी रखेगा और शरीर को विभिन्न कार्य करने में भी सहायता करता है विटामिन बी1। फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ, इनमें विटामिन बी1 पाया जाता है। इसकी कमी से रोग जो होगा वो बेरी बेरी होता है। पहचान क्या है? लक्षण क्या है? सूजन हो जाएगी हाथों में और पैरों में जलन भी रहेगी, झंझनाहट रहेगी, सांस लेने में भी परेशानी आएगी अगर विटामिन बी1 की कमी कर दी तो। इसलिए फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज जो होते हैं, बीज या दूध से बने पदार्थ नियमित रूप से लेते रहें। विटामिन सी क्या होता है? शरीर को रोगों से बचाता है, बीमारी जो होती है उनसे लड़ने में मदद करता है। आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा और नींबू, इन पदार्थों में ये विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ये तो आप जान गए पहले ही। और पहचान क्या होती है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये विटामिन सी से होने वाले रोगों के लक्षण हैं। आगे विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? अस्थि मीन्स हमारी जो हड्डियां होती हैं और दांत होते हैं, इनके स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम अवशोषण करने में, कैल्शियम का अवशोषण करता है, सहायता करता है। सूर्य का प्रकाश मिलता कहाँ से है? अगर आप सूर्य के प्रकाश में बैठ रहे हैं तब भी विटामिन डी मिल रहा है। अगर जाड़े का समय है तो आवश्यक रूप से धूप में कुछ टाइम बैठा करें।
दूध, मक्खन, मछली और अंडे, इनमें ये विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। जो भी आप इनमें से खाते हो खा सकते हैं और विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। रिकेट्स रोग होता है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अक्सर पैरों की जो हड्डी है पैरों या हाथों की, और वो मुलायम होकर मुड़ी सी हो जाती हैं, एक तरह से विकलांगता सी दिखने लगती है, कमजोर हो जाती हैं हड्डियां। तो विटामिन डी का भरपूर मात्रा में सेवन करते रहें। दूध अगर मिल रहा है तो उसे पिया करें, मना ना किया करें। कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, हमारी अस्थियों और दांतों को दोनों को स्वस्थ रखता है। जो विटामिन डी कर रहा था लगभग वही ये कर रहा है। मिलता कहाँ से है? दूध से, सोया से, या दूध, दही, चीज, पनीर, यानी दूध से बने खाद्य पदार्थों से ये कैल्शियम मिल रहा है। रोग क्या होता है इसमें? अस्थि और दंतक्षय, यानी हड्डियां बहुत मुलायम हो जाती हैं। मुलायम का मतलब कमजोर हो जाती हैं, और दांत भी बहुत कमजोर हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं जल्दी। और लक्षण क्या है? दुर्बल अस्थियां और दंतक्षय, यानी कि कमजोर हड्डियां हो गई और दांतों का भी टूटना खिड़ना शुरू हो गया, तो समझे कैल्शियम की कमी हो गई। आगे है आयोडीन। आयोडीन के बारे में आप अभी जान चुके हैं, और देख लें आयोडीन क्या होता है। शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है। आयोडीन युक्त नमक, सिंघाड़ा और समुद्री शैवाल, इनमें ये पाया जाता है। इसकी कमी से रोग जो होता है, गले का घेंगा रोग होता है, गोइटर जिसे कहते हैं। और गर्दन, पहचान क्या है, लक्षण क्या है? गर्दन का जो अगला हिस्सा है उसमें सूजन सी आ जाती है, जिस वजह से पहचान कर सकते हैं कि आयोडीन की कमी हो गई है। फिर आता है आयरन। इसे लौह तत्व के नाम से भी जानते हैं। रक्त का महत्वपूर्ण घटक होता है। हरे पत्तेदार साग, चुकंदर और अनार में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है आयरन। तो इसे भी पूर्ति के लिए लेते रहें। इसकी कमी से क्या होता है? शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसे एनीमिया भी कह देते हैं, रक्ताल्पता भी कह देते हैं, और देशी यानी आपके आसपास के क्षेत्रों में इसे खून की कमी भी कह दिया जाता है, अगर आपके भोजन में लौह तत्व नहीं है तो। और इसके जो लक्षण है, पहचान क्या है? दुर्बलता और सांस लेने में कठिनाई, यानी कमजोरी से दिखेगी और सांस लेने में भी परेशानी होगी, तो समझेंगे कि लौह तत्व की कमी हो गई है। तो ये चार्ट था आपके बारे में, इनके बारे में, रोगों के बारे में जानने का, और किस खाद्य पदार्थों से हमें क्या मिल रहा है इसके बारे में भी पता लगाने का। अब इस चार्ट से हमने क्या सीखा कि विटामिन ए, बी1, सी और डी खनिज जो है, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, खाद्य घटकों के दो समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों को ठीक कैसे कर सकते हैं, ये आपके सामने कुछ चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं, जो अभी हमने टेबल में देखा था। ज्यादातर को आप इनमें से जानते होंगे, देखा होगा। अब आते हैं, आपको डिफाइन याद करनी है, परिभाषा जो आपको मुख्य रूप से याद रखने में हेल्प करेंगे वो यहाँ से करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो खाद्य घटक होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले, शारीरिक वृद्धि में सहायक और रोगों से सुरक्षा और रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को भी सुचारू बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? पोषक तत्व कहते हैं। तो हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज। विटामिन और खनिज का काम क्या होता है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व, इट मीन सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे शरीर के लिए। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। कौन कौन? विटामिन और खनिज। स्वस्थ भी रखते हैं हमें। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी, लेकिन आप कई बार मानते नहीं होंगे, वो अलग चीज है। मान लिया करें, आपके बेनिफिट के लिए ही कहते हैं आपके माता पिता। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर हैं। आगे चित्र है 3.6 ऊपर दिखाया हुआ है अभी। यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, यानी कम मात्रा में, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक हैं। कच्ची और पकी हुई साग सब्जी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा है पकाए जाने के बाद साग सब्जी कभी कभी चटक रंग खो देती है और नरम और कुरकुरी हो जाती है?
खाना पकाते समय उच्च ताप यानी ज्यादा ताप के कारण उनमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं अगर खाना ज्यादा ताप पर बना दिया जाए तो, तेज आग के साथ बना दिया जाए तो। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग सब्जी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? यानी कि शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप सोच के बताओ। कटी हुई या छिली हुई साग सब्जी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग सब्जी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक होता है। यानी उन्हें इस्तेमाल करने से या खाने से पहले एक बार अच्छे से धो लेना चाहिए। तो अब ये डिस्कशन कर रहे हैं, क्या है ये स्टूडेंट आपके सामने, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? तो कह रही हैं नहीं, जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से भी प्राप्त, नमक जैसा जो पोषक तत्व अभी आपको बताया था कि नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, समुद्र से, तो समुद्र से भी मिला और कुछ चट्टानों से भी मिल सकते हैं। साथ ही अब डिस्कशन ये है कि अभी जो हम पढ़ा रहे थे आपने, अब ये स्टूडेंट उस पर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से भी हमें विटामिन डी क्या है भरपूर मात्रा में मिलता है, जो अभी हमने बताया कि आपको कुछ देर धूप में भी बैठना चाहिए जिससे कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी ना होने पाए और पूर्ति हमेशा बनी रहे। फल और साग जो होते हैं आहार्य रेशे, इन्हें फाइबर भी कह देते हैं, इनसे भरपूर होते हैं। देखते हैं आहार्य रेशे भी हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। आवश्यक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहार्य रेशों और जल की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या कह देते हैं, रुक्षांश कह देते हैं। अब रुक्षांश क्या है इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। हमारे शरीर की को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है ये हमारे शरीर के आहार का एक आवश्यक घटक है। ये हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में भी मदद करते हैं, मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करते हैं, इट मीन्स लैट्रिन जो जाते हैं। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। पादप मीन्स पौधे द्वारा जो मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे जो हैं इनमें रुक्षांश की प्रपूर्ति करने के गुण पाए जाते हैं। आगे है, जहां तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ और पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंग है, इसके बिना क्या होता है, यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व हैं, चाहे विटामिन हो या खनिज हो, प्रोटीन हो या कैल्शियम हो, इन सबको अवशोषित करने में जल ही एक माध्यम होता है। और क्या करता है ये? पसीने और मूत्र के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से और पसीने के माध्यम से जो बेकार बचे पदार्थ हैं उनको क्या करता है? बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। जल है तो जीवन है, ये आपने सुना भी होगा। आगे है, वैज्ञानिक है एक कोलुथुर गोपालन, इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि विज्ञान है तो विज्ञान में वैज्ञानिकों से परिचय होता रहना चाहिए जिससे आप मोटिवेट होते रहें। आते हैं 1918 से 2019 तक की इनकी यात्रा है, जीवन यात्रा। उन्होंने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया, उनके बारे में डीपली स्टडी की, भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्कृति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व भी किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य पदार्थों के जो घटक होते हैं उनमें व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जो सरकारी स्कूलों में आज तक चल रही है, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भी कह देते हैं, पीएम पोषण भी कह देते हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार बच्चों को उपलब्ध कराना है। कई बार ऐसे परिवेश से भी बच्चे आते हैं जहां प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व देने वाला भोजन नहीं मिल पाता है बच्चों को,
जिससे कि उनमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमी आ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, जब मानसिक रूप से भी विकार होगा और शारीरिक रूप से भी, तो वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा पाएंगे। इसलिए इस भोजन को उपलब्ध कराने का उद्देश्य यही था। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें, पता कैसे लगाएं कि किस भोजन में कौन सा घटक है। मंड यानी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल तरीकों से ही लगा लेते हैं। सरल एग्जामिनेशन, सरल परीक्षण से ही पता चल जाता है, जबकि कुछ का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जाएगा, लेबोरेटरी में। आइए जानें कुछ खाद्य पदार्थों में मंड यानी स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगाएं। तो करते हैं शुरू मंड का परीक्षण। आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। एक क्रियाकलाप है, एक एक्टिविटी है, इसके माध्यम से करते हैं। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ लेंगे, जैसे आलू का टुकड़ा ले लें, रोटी या ब्रेड ले लें, उबले चावल ले सकते हैं, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन, कुटा हुआ नारियल या नारियल का बुरादा कह सकते हैं, इसे ले लें। आप परीक्षण के लिए अन्य कोई खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। तो करते हैं शुरू। जितने भी आपने खाद्य पदार्थ लिए हैं, प्रत्येक खाद्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े जो किए हैं, अलग अलग प्लेट में रख लें। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थों में तनु आयोडीन विलयन, एक आयोडीन का विलयन होगा जो आपकी आसपास में यानी लेबोरेटरी में मिलेगा, या तो आपके जिसे प्रयोगशाला कहेंगे या केमिस्ट की दुकान पर मिल सकता है, वहां से ले सकते हैं छोटा सा। और इस आयोडीन विलयन की क्या करेंगे, 2-3 बूंदें डालें। देखें क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है, क्या यह नीला काला हो गया है। अवलोकन करने पर पता चलेगा आपको कि ये नीला काला रंग जो हुआ है उसमें मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट उस खाद्य पदार्थ में है, जिस वजह से उसका रंग काला पड़ा है। नेक्स्ट है वसा का परीक्षण करना है अगर आपको, कि वसा है या नहीं है इस खाद्य पदार्थ में। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ खाद्य पदार्थ जो हैं, आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा ले लें। अभी जो मंड की उपस्थिति यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए किया था, प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रख सकते हैं। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। और अगर खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो उसे सूख जाने दें। क्या कागज पर किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बन जाता है, ऐसा महसूस होता है, कुछ तेल की सी बूंद उस पर इकट्ठा हो गई हो या उसने असर छोड़ दिया हो। आपके धब्बे आने का कारण क्या है, यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर तैलीय धब्बा छोड़ देगा। इसके लिए अलग से कुछ और विलयन वगैरह मिलाने की आवश्यकता नहीं है, बस कागज पर दबाने से ही पता चल जाएगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाएं। क्या आप इस धब्बे से होकर जाने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शा रहा है। इनमें से किन खाद्य पदार्थों में वसा होती है, वो अभी जो ऊपर टेबल बनाई है उनको लिस्टेड कर सकते हैं कि भाई किस किस में वसा है। अब आते हैं प्रोटीन के लिए। जो भी अभी आपने परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों को लिया था उन्हीं को ही अभी यहाँ रख लें। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल और मूसल का उपयोग करके उसे पेस्ट करके चूर्ण बना लें, तो यानी उसे कूट लें। फिर क्या है, सावधानी रखनी है कि ये रसायन हानिकारक हैं और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। इनमें किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। यानी लैब में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें जो केमिकल हैं, रसायन हैं, उन्हें बिना अपने टीचर की सलाह के ना छुएं, या अपने बड़ों की मर्जी के बिना उसे ना परीक्षण करें। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर गया तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में तो बिल्कुल ही ना डालें, ना इसे सूंघने का ही कोशिश करें, क्योंकि इससे
कई सारे नुकसान आपके शरीर को हो सकते हैं। अब क्या करना है, क्योंकि अब इस पहले ही आपको वार्निंग कर दी है, तो ये वाला जो परीक्षण है ये लैब में होगा और टीचर की हेल्प से होगा। तो यहाँ सावधानी रखने की ज्यादा विशेष आवश्यकता है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालना है। परख नली मिलेंगी आपको लैब में। प्रत्येक परख नली में 2-3 चम्मच पानी डालना है, अच्छी तरह हिलाएं। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन वहां रखा मिलेगा, उसकी 2 बूंद डाल लें। अब एक और ड्रॉपर निकाल लें जिसमें ये भरना है। प्रत्येक परख नली में अब कास्टिक सोडा विलयन की 10-10 बूंदें डाल लें। अच्छी तरह परख नलियों को हिलाएं, उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रखे रहने दें। आपको क्या मिलेगा, जैसे आपने यहाँ चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, खरल या मूसल ये है कि जिससे कि इसे कूट के पतला कर लिया जाता है, बारीक या महीन कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, आपने क्या देखा, कुछ परख नलियों में जो पदार्थ है वो बैंगनी रंग का हो जाएगा। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दिखाता है। इट मीन जिन जिन का कलर बैंगनी हो गया, पता चला कि वो खाद्य पदार्थ जिसमें बैंगनी रंग दे दिया उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जा रहा है। तो कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं, यानी कुछ ऐसे होंगे जिनमें प्रोटीन भी है, आगे वसा भी दिखाया है, या कार्बोहाइड्रेट भी है। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों पाई जाती है। क्या पता चलता है इससे, जो आहार हम खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक खाद्य पदार्थ से केवल एक ही पोषक तत्व मिल रहा है। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता हो? इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन यानी रोजाना सेवन करते हैं? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जिनमें स्टार्च, वसा और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता हो। जैसे आपके सामने ये टेबल है, टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। आयोडीन परीक्षण से पहले आलू का रंग कैसा था, बाद में कैसा हो गया, वसा थी या नहीं थी, उसके बाद प्रोटीन के परीक्षण को देखेंगे, परीक्षण से पहले कैसा है और परीक्षण के बाद कैसा है, उस पदार्थ का रंग, मंड उपस्थित है आलू में है या नहीं है, वसा उपस्थित है या नहीं है, प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है। इन तीनों को आपने पहले परीक्षण किया, तब यहाँ पर इनका रिजल्ट लिखा जाएगा। और भी बहुत सारे जो खाने के पदार्थ हैं, आप उनकी भी इसी तरह टेबल बनाकर अवलोकन कर सकते हैं। अब आती है काम की चीज एक और, संतुलित आहार क्या होता है? क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं? क्या आपको आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली आदि के अनुसार अलग अलग हो जाएगी। आयु का मतलब उम्र के हिसाब से, लिंग का मतलब मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो अलग हो सकता है। शारीरिक गतिविधि, कौन कितनी मेहनत का काम कर रहा है, कौन कम मेहनत का काम कर रहा है, स्वास्थ्य कैसा रहता है उनका, जीवन शैली कैसी जीते हैं, इन सभी के अनुसार अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की तालिका तैयार किया। ऊपर आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं है, यह जांच लें। यदि नहीं है तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों और अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अब डिफाइन होती है क्या? डिफाइन है आपके सामने ऐसे आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। अपने आहार को संतुलित बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? अगर आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, इट मीन्स उसमें वृद्धि विकास वाले भी सारे तत्व होंगे, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या खनिज हो या प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, जितने भी विटामिन वगैरह हो, उन सबको आप सही मात्रा में ले रहे हैं, साथ ही रुक्षांश भी ले रहे हैं और जल भी ले रहे हैं, तो आप संतुलित मात्रा में भोजन ले रहे हैं। अगर इन उपरोक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो आपके शरीर के लिए कहीं ना कहीं उसका नुकसान झेलना पड़ेगा।
तुलना करके देखें, नीचे दिखाए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसके बारे में। आलू के चिप्स पर लिखा हुआ है ऊर्जा 536 किलो कैलोरी, वसा 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम, प्रोटीन 7 ग्राम और आहारीय रेशे 4.8 ग्राम। और भुने हुए चने में क्या है, ऊर्जा 355 किलो कैलोरी, 100 ग्राम का ही पैकेट है, दोनों ही कंपेयर कर रहे हैं। वसा चने में 6.26 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट कितना है 58.58 ग्राम, प्रोटीन 18.64 ग्राम है, आहारीय रेशे 16.8 ग्राम है। तो कुछ पोषक तत्व इसमें अधिक हैं और कुछ पोषक तत्व इसमें अधिक मात्रा में है। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों, जो अभी दोनों पैकेट दिखाए हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही उनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद यानी कि जंक फूड भी कह देते हैं। इन खाद्य पदार्थों में आलू चिप्स, टॉफी और कार्बोनेटेड पेय शामिल हैं। अधिक मात्रा होती है इनमें पोषक तत्वों की। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से मोटापा हो सकता है या ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर पोषिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए। क्या कहा है उन्होंने, स्वास्थ्य ही परम धन है। अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे पास सब कुछ है, हेल्दी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। जंक फूड जो होते हैं आजकल मार्केट में बच्चों के द्वारा ये पसंद किए जाते हैं, तो इन्हें लेने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आपकी शरीर में कोई विकार नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा धन है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य होता है। क्रियाकलाप 3.9 में अभी जो खाद्य पदार्थ दिखाए गए हैं उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जाना चाहिए, आप इस पर भी सोच सकते हैं। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा भी सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण यानी फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की जो पोषण गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाने के लिए अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, इसकी फुल फॉर्म है FSSAI, एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। इसमें कहीं झोल झाल ना कर दे, कोई मिलावट ना कर दे, जो दिखाया है वही है या नहीं है। अब आता है मिलेट या मोटा अनाज, इसे पोषक अनाज भी कह देते हैं। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना तो होगा, सुना है। ये भारत की देशज फसलें कही जाती हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगा सकते हैं। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन्न या मिलेट भी कहते हैं। क्या आपने कभी कदन्न से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? अगर खाए हैं तो बताएं। हाँ जी, ये सभी खाते होंगे कदन्न से बने हुए खाद्य पदार्थों को। कदन्न छोटे आकार के अनाज होते हैं और सर्दियों में भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है पोषक अनाज भी कहा जाता है ना। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में भी पूर्ण योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। खाद्य मील या फिर फूड माइल खेत से हमारी थाली तक कैसे आता है? खेत से हमारी थाली तक जो भोजन आता है वो कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया के क्या चरण है, इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? हाँ, अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आप जरूर से इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो आप इसके बारे में शायद ही जानते हो या बहुत कम जानते होंगे। हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक चित्र देख लें। चित्र है आपके सामने। क्या हुआ, सबसे पहले किसान द्वारा गेहूं उगाया गया, उसके बाद में अनाज की मड़ाई और ओसाई हुई,
यानी कि उसे साफ किया गया, फिर उसको भंडार करके रख लिया गया, भंडारण किया गया। उसके बाद में आपके सामने दिखाया गया है अनाज पीसा गया और उसे पैक भी किया गया, अगला प्रोसेस। फिर वो खुदरा दुकान तक आया परिवहन के माध्यम से, वाहन जो होते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, और तब जाकर वो हमारी थाली में खाने लायक भोजन बना। तो देख लें आपकी खाने तक जो रोटी आ रही है वो कितने प्रोसेस और कितनी मेहनत के बाद आ रही है। तो उसका सम्मान करें, उतना ही लें थाली में जो आप खा सकते हो। कई बार ये देखा गया है कि आप शादी में फंक्शन में जा रहे हैं कहीं और थाली में भर लेते हैं अनाप शनाप बहुत अधिक मात्रा में, जो कहीं ना कहीं अनाज को वेस्ट करना ही है, तो उसे वेस्ट होने से बचाएं। आगे देखते हैं, गेहूं या अन्य किसी खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तय की गई जो कुल दूरी है, इसी को खाद्य मील या फूड माइल कहते हैं। ठीक है, खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों को व्यवसायों जो व्यवसायी होते हैं यानी बिजनेसमैन होते हैं उनकी सहायता मिलती है, और यह भोजन हमारे लिए ताजा और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। बहुत से लोग, अब वही जो बात जो मैंने कही थी उसी को इस बुक के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़ देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारे थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं, कितना श्रम करते हैं यानी मेहनत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की जो समय सीमा है उसे टाइमलाइन का भी पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं आप। कितने समय में भोजन हमारी थाली तक आया, यानी किसान ने उगाने में कितना समय लगाया होगा, भंडारण किया होगा, साफ किया होगा, परिवहन के फिर उसे पीस के रखा होगा, फिर परिवहन के माध्यम से आया होगा हमारे घरों तक यानी थोक विक्रेता तक, और थोक विक्रेता से हम तो देखें उस रोटी को जो हम खाते हैं उसमें कितना प्रोसेस हुआ और कितना समय लगा उस प्रोसेस को पूरा होने में। इस चैप्टर में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो आपके सामने है, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। सारांश में हम कह सकते हैं कि जो जो हमने इसमें पढ़ा, क्या सार निकला उसका। संपूर्ण भारत में लोग विविध प्रकार का आहार लेते हैं जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद, प्राथमिकताओं और संस्कृति परंपराओं के अनुसार खान पान की आदतें भिन्न होती हैं यानी अलग अलग होती हैं। समय के साथ पाक पद्धतियां परिवर्तित यानी बदल गई हैं। खाने पीने के जो पारंपरिक और आधुनिक तरीके हैं उनमें अंतर आया है। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर और की वृद्धि और विकास में भी सहायक है। यह हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है, रोगों से भी हमें बचाता है। आगे हमने पढ़ा हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इसे आप थोड़ा सावधानी से अंडरलाइन भी कर लेंगे। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। इसके अतिरिक्त आहारीय रेशे और जल भी हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है? प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं। इनसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा। जबकि प्रोटीन क्या होती है? वो शरीर वर्धक यानी शरीर को एक शेप में बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ भी रखते हैं। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारीय रेशे और जल भी उपलब्ध होता है। लंबे समय तक अगर आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो इससे रोग या विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जंक फूड जो होते हैं, जो अस्वास्थ्यकर हैं हमारे लिए, उनमें शर्करा और वसा इतनी अधिक मात्रा में पाई जाती है कि बहुत ज्यादा, लेकिन प्रोटीन, खनिज और विटामिन आहारीय रेशे इसमें कम होते हैं जिससे कि मोटापा या शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग बढ़ जाते हैं। तो जंक फूड को टाटा बाय बाय कहेंगे। मिलेट को मोटा अनाज यानी पोषक अनाज भी कहते थे क्योंकि ये हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में
आसानी से की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ और पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। आगे है, किसी खाद्य पदार्थ द्वारा इसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी जो उसे खाद्य मील कहते हैं। हमें कभी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। लिख लो कहीं पर, दिमाग में बैठा लो। हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें, चाहे एक बार में कम लें, लग रहा है कि हम और खा लेंगे तो दोबारा में और थाली में ले लें, लेकिन उसे बर्बाद होने से बचाना है। तो और सीखने के लिए आपको इसमें प्रश्न गिवन है, तो उन्हें आप एक बार, एक्टिविटी है, प्रश्न है, इन्हें आप एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, सीख लेंगे। तो बाकी जो है, अगर आपको लगता है कि प्रश्नों के उत्तर की भी हमें श्रृंखला तैयार करनी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएंगे, वरना हमारा जो उद्देश्य है, एक तो आपका ये पाठ में जो भी परेशानी है समझने में वो पूर्ति कराना है, और दूसरा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रतियोगी छात्र जो हैं इस परीक्षा की दृष्टि से, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने की दृष्टि से एनसीईआरटी की सारी बुक्स को तैयार कर लें, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और ये कंटिन्यू सीरीज ऐसे ही चलाने का मन है, अगर आप साथ देते रहेंगे तो हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपको मोटिवेट और एजुकेटेड करने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहेगा। शेयर कर देंगे अपने जैसे सभी स्टूडेंट्स के साथ। मैं विपिन शर्मा, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।